बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थियोडोर अडोर्नो के बारे में, जो कि बड़े अहम क्रिटिकल राइटर थे। सही है। उसके बाद इनका जो फ़िलासफ़ीज़ में और सोशोलॉजिस्ट एज अ सोशोलॉजिस्ट इन्होंने बड़ा काम किया है। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सोकेमर में बताया था, एक बंदा जब सोशोलॉजिस्ट होता है और फिर उसके साथ फ़िलासफ़र भी होता है तो वो एक प्योर क्रिटिकल थेरिस्ट कहलाता है। किस तरह, जब वो अपनी फ़िलासफ़ीज़ सोशल इश्यूज़ को, सोशल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ करता है, तो वो एक ट्रू क्रिटिकल थेरिस्ट कहलाता है। इसी तरह हम थियोडोर अडोर्नो के बारे में बात करेंगे, किस तरह उसने ह्यूमन सफरिंग पे अपनी फ़िलासफ़ीज़ को अप्लाई किया है और किस तरह उसने न्यू फ़िलासफ़ीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं और क्या क्या काम उसका सोशल लाइफ में रहा है और कल्चरल लाइफ में। इवन किसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी बड़ी बात की है, उसके प्रॉब्लम्स को भी उसने उसके अगेंस्ट भी स्टैंड लिया है। ठीक है। So without wasting any time, let's get start the video. But we have a request to all of you. Please subscribe our channel, press the bell icon for more updates and share review of friend. Thank you so much. Let's get start. अब इसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये 1903 में पैदा हुए, 1969 में 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स में से एक है। जैसे कि मैक्स ओकैमर है, वाल्टर बेंजामिन है। इस तरह ये भी क्रिटिकल थेरिस्ट 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अब ये सोशलॉजिस्ट भी थे, फ़िलासफ़र भी थे। ठीक है। अब एज अ सोशलॉजिस्ट, एज अ फ़िलासफ़र, इनका जो मेन मोटिव था, हर फ़िलासफ़र की तरह, हर क्रिटिकल थेरिस्ट की तरह, वो क्या था, वो ह्यूमन सफरिंग के बारे में ज़्यादा बात करते थे। जिसके मॉडर्न में, क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करते थे ना, तो मॉडर्न सोसाइटी के जो इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, ह्यूमन किस तरह सफ़र कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के क्या इफ़ेक्ट्स उनकी साइकी पे बैठ गए थे, उन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। अब हमने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि मॉडर्न सोसाइटी एक्चुअली थी क्या। मॉडर्न सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो कि भीड़ में होते हुए भी अकेली होती है। ठीक है। एक इंडिविजुअल बंदा 100 लोगों के दरमियान बैठ के भी खुद को अकेला महसूस करता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें ज़्यादा पाई जाती है, एलिनेशन, सफरिंग। वो साइकोलॉजिकली बड़ा सफ़र कर रहा होता है, बैठा सबके अंदर होता है, उसमें से 100 में से हर इंसान, लेकिन क्या है, वो अपनी सोचों में मगन होता है, फिर भी खुद को अकेला महसूस कर रहा है। वो सोसाइटी अपने अंदर ही किस तरह सफ़र कर रही थी। ठीक है। वो हम एलिनेशन फील करते थे, सफरिंग फील करते थे, वो अपनी जो फीलिंग्स थी वो खुद किसी को बता ही नहीं सकते थे। इस तरह की मॉडर्न सोसाइटी है। वो उसके बारे में वो किस तरह एक ह्यूमन बीइंग हर चीज़ से इफ़ेक्ट हो गए, कॉलोनाइजेशन से इफ़ेक्ट हो गए, वर्ल्ड वॉर 1 से इफ़ेक्ट हो गए, वर्ल्ड वॉर 2 से इफ़ेक्ट हो गए, कितनी ज़्यादा वॉर्स उसमें आई 20th सेंचुरी में हुई। उन तमाम का इफ़ेक्ट एक लोकल ह्यूमन के जो है साइकी पे था। एक लोकल ह्यूमन के अलावा भी, नेटिव्स के अलावा भी, अगर रॉयल्टी की तरफ भी जाएं तो वो भी इस चीज़ से बड़ा इफ़ेक्ट थे। ठीक है। तो उनकी इफ़ेक्शन पर, उनकी सफरिंग पे ये सबसे ज़्यादा बात करता है। अब ये हमने पढ़ा कि जितने भी क्रिटिकल थेरिस्ट थे वो मार्क्सिज्म की फ़िलासफ़ी से बड़ा इन्फ्लुएंस हुए थे, इम्प्रेस हुए थे। लेकिन ये हेगल की थेरी से, नीत्शे की थेरी से, इन तमाम कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी से, इन तमाम 3 लोगों की फ़िलासफ़ी से ये बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है। अब इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च, ये सेकंड नेम है क्रिटिकल थेरी का। इसमें वो इनके एक मेंबर थे फ्रैंकफर्ट स्कूल में। ठीक है। जिसमें वो सोशल साइंस के बारे में बात करते थे, कल्चरल इंटेलेक्चुअल हब के बारे में बात करते थे, जो कि किसको प्रमोट करता था, सोशलिज़म को, कि सोसाइटी में इक्वलिटी आनी चाहिए, सोसाइटी में मोनार्कीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, सोसाइटी में रॉयल जो फैमिलीज़ हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए, अपर क्लास और लोअर क्लास, इन तमाम के राइट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है। अब ये कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे। तमाम के तमाम जो हम पढ़ रहे हैं थेरिस्ट या थेरी, क्रिटिकल थेरी का कॉन्सेप्ट भी देखें तो वो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ है। वो सर्च ही ये करते हैं कैपिटलिज्म स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैपिटलिज्म एक्चुअली है क्या, ताकि उसको ओवरकम किया जा सके। सही है। अब वो कहता है, इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ फिलोसॉफिकल फॉर्म कॉल्ड क्रिटिकल थेरी। कैपिटलिज्म जो है
ये ऐसी थेरी है, ऐसी फिलोसॉफिकल फॉर्म है जिसने मजबूर किया है क्रिटिकल थेरी की क्रिएशन को। अगर कैपिटलिज्म ना होती, इक्वालिटी ना होती, डिप्रेशन ना होता, ऑपरेशन ना होता, तो कैपिटलिज्म जो क्रिटिकल थेरी है वो तो कभी आनी नहीं थी, क्योंकि सब तो फिर ठीक चल रहा होता है, सोसाइटी में कोई इशू ही ना होता। सोशल इश्यूज़ पे तो क्रिटिकल थेरी बात करती है, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो देती है। तो वो कहते हैं कि क्रिटिकल थेरी की जो एक्चुअल क्रिएशन है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कैपिटलिज्म, डिप्रेशन, पावर, ऑपरेशन, डोमिनेशन, ये चीज़ें हैं क्रिटिकल थेरी की वजह। ठीक है, जो किस में आती हैं, किस चीज़ को अप्रेस करती हैं? पॉलिटिक्स को। किसी भी नेटिव जो है नेटिव की कंट्री में आके दूसरा बंदा बाहर से आके एक मुल्क में आके उसकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, उसकी कल्चर को कंट्रोल करता है, उसकी जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं सबको कंट्रोल कर लेता है। किस तरह? वो कहता है मैं सुपीरियर हूँ। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, वो बड़ा अमीर है, आप लो लेवल के बंदे हो। जब वो अमीर बंदा एक लो लेवल के घर आता है तो अब जो लोअर क्लास से बिलोंग करने वाला वो सहमा बैठता है, सहमा रहता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। वो उससे बार बार पानी पूछेगा, उसको कोल्ड ड्रिंक का कहेगा, ये उसके लिए जो भी हो सका ना वो उससे पूछता रहेगा कहीं इसे बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो क्या है, वो खुद ही समझ लेता है कि मैं इन्फीरियर हूँ, ये सुपीरियर है। इस वजह से उसकी खिदमत में लगा रहता है, उसको उसके सामने झुक के बात करता है, बड़ी नरम लहजे में बात करता है, और वो बड़ा रौबदार आवाज़ से बात कर रहा होता है, क्योंकि उसको हम खुद ही मतलब बता देते हैं कि भाई हम इन्फीरियर हैं, तुम पैसे वाले हो, डेट्स वाई तुम सुपीरियर हो, हम नेटिव्स हैं। हालांकि एक जो ज़मींदार बंदा होता है उसके पास फ्रूट बहुत होता है, उसके पास ज़मीनें बहुत होती हैं, उसके पास क्या होता है, उसके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, दूध उसके घर होता है, ठीक है, भैंसें उसके घर रखी होती हैं उसने। जो बाहर से सुपीरियर आने वाले उसने सिर्फ नए कपड़े पहन लिए हैं, इंग्लिश बोल रहा है, सिविलाइज्ड बंदा है, तो क्या है वो अपने आप को इन्फीरियर समझ नहीं लगता था। क्यों? तो कहता है यार वो पढ़ा लिखा है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, मेरी तो कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसकी पर्सनालिटी कितनी है, तो खुद को इन्फीरियर समझने लग जाता है। वही हाल कि वो किसने दिया ये सारा कुछ, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट ही किसने दिया? वो हमने खुद दिया। हमने उनको इनवाइट किया कि आओ हमें डोमिनेट कर लो, हमें अपनी डोमिनेशन करवा दो, हम सिविलाइज नहीं हैं, तुम हमें सिविलाइज करो, तुम सुपीरियर हो। किसने उनको कॉन्सेप्ट दिया? हम खुद, नेटिव्स ने खुद कॉलोनाइजर्स को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सही है, बट वो कहता है कि किसी भी पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, कल्चर को, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है? कॉन्शियसनेस की। जब कोई बंदा किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होता है ना, तभी वो उसके बारे में सोचता है ज़्यादा, तभी उसके बारे में ज़्यादा परेशान होता है। आप अपने पॉलिटिक्स को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, कल्चर को लेके कॉन्शियस हैं, इकोनॉमी को लेके कॉन्शियस हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता इसका सही यूज़ क्या है। आपको लगता है कि जो सामने सुपीरियर बंदा है ना उसको सारा कुछ आता है, तो बड़े कॉन्शियस होकर कहते हैं कि ये हमें सिखा देगा, और वो अगला बंदा क्या करता है? आपको लूट के खा जाता है। और कॉन्शियसनेस ही सबसे ज़्यादा बड़ी वजह बनती है, मेन फोकस है किसका? कैपिटलिज्म का। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च कहती है, मार्क्सिज्म के एक ऑर्थोडॉक्स के बारे में बात करती है, कि एक आर्ग्यूमेंट करती है कि सोशल और कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो ऑपरेशन है। और ऑपरेशन कहाँ से आता है? जब आप सारा कुछ अपना दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं, कि यकीन कर लेते हैं कि आपको अगला बंदा समझा देगा, सिखा देगा, और वो आपको ऑप्रेस करता है। किसकी वजह से? क्योंकि आपने खुद ही उसको हुक्मरानी दे दी है, खुद ही उसको ये हक दे दिया है कि वो आप थोड़े हैं, आप इन्फीरियर हैं, वो सुपीरियर है, आप उसके स्टूडेंट हैं, वो एज अ टीचर, आप एज अ चाइल्ड, वो एज अ फादर काम करता है फिर आप ऑप्रेस हो जाते हो, और ऑपरेशन ही कैपिटलिज्म की वजह बनता है।
कॉन्शियसनेस ही कैपिटलिज्म की वजह बनती है, और जिससे आपकी पूरी इकोनॉमी जो है वो ओवर हैंडेड हो जाती है किसके, कॉलोनाइजर्स के हाथों। फिर अडोर्नो जो है वो क्रिटिकल थ्योरी में उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। वो उसने डोमिनेशन पे बात की है, उसने ह्यूमन सफरिंग के बारे में बात की है। अब उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, आइडेंटिटी थिंकिंग। आइडेंटिटी थिंकिंग एक पूरी टर्म है, मैं आपको बता देती हूँ वो क्या होती है। आइडेंटिटी थिंकिंग होती है कि एक बंदा, मॉडर्न सोसाइटी के पास आइडेंटिटी नहीं थी। मॉडर्न सोसाइटी के पास हमने कल भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, किम पोस्ट कॉलोनियल नावल, उसमें भी हमने पढ़ा है कि एक बंदा जो है, यंग जनरेशन जो है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास पावर है, उसके पास मनी है। बेशक वो पाकिस्तान की है, इंडियन की है, या कॉलोनाइजर्स खुद हैं, लेकिन उनके पास आइडेंटिटी नहीं है। वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। वो इसी सोच में रहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, किधर जाएंगे। उनके पास वजह नहीं है, उनकी मतलब जो उनका मकसद है, उनके पास मकसद ही नहीं है, ठीक है। उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ आए हैं दुनिया में और स्टीरियोटाइप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने कॉलोनाइजिंग की, हम कॉलोनाइजेशन फैलाते हैं। अब नेटिव्स, हमारे आबाओ अजदाद ने वो कॉलोनाइज्ड थे, हम भी कॉलोनाइज्ड हैं। तमाम की तमाम जो है उनके पास आइडेंटिटी है ही नहीं। आइडेंटिटी थिंकिंग अगर है भी तो उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। उनकी आइडेंटिटी थिंकिंग उनको इसी में मतलब फंसा के रखती है। जिसलिए कहते हैं, हेमलेट कहता है कि वो अपनी सोल के अंदर ही, खुद के साथ ही लड़ता रहता है, रेसलिंग विद हिज ऑन सोल, कि वो एक्चुअली है क्या। उसकी वो क्राइसिस का शिकार हुए हैं, हाइब्रिडिटी का शिकार हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो मॉडर्न सोसाइटी की आइडेंटिटी, मॉडर्न सोसाइटी के लिए आइडेंटिटी थिंकिंग की टर्म इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि become an example of an abstract and thus nothing individual in its actual specific uniqueness is allowed to exist। किसी के पास भी कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है, यूनिकनेस नहीं है कि वो इस दुनिया में क्यों है, इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। उसके पास कोई वजह जानने को नहीं है, उसके पास कोई ऐसा यानी कि चीज़ है ही नहीं जिससे वो सोच सके कि मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। उनके पास रीजंस के आंसर्स ही नहीं हैं। इसी वजह से वो ह्यूमंस की साइकोलॉजिकली जो सफ़र कर रहे हैं, अडोर्नो उस पर बात करता है। फिर वो he lamented that human race and go on understanding the world through myths to understanding it। अच्छा, अब जो लोग हैं मॉडर्न सोसाइटी के, वो दो तरह के ही हैं, या तो वो मिथ्स पे बिलीव करते हैं या वो साइंस पे बिलीव करते हैं। वो यानी कि स्टीरियोटाइप वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो उनके पुरखों ने कह दिया या तो उस पर बिलीव कर लिया, या जो साइंस ने कह दिया अंधाधुंध उस पर बिलीव कर लिया। उन्होंने खुद सर्च नहीं करना, उन्होंने खुद अपनी थॉट्स इस्तेमाल नहीं करनी, उसने आइडियाज इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ वो चलते फॉलो कर रहे हैं उन सबको, सही है। बट लेटर इन एनलाइटमेंट वाज more create a viewpoint subject understanding the world। both जो ये टर्म्स हैं, साइंटिफिक रीज़न और मिथ के अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंड करते हैं, वही वो बताता है कि वही दो रीज़न हैं जो कि इस दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस वजह से इस दुनिया का कंट्रोल किसी और के हाथों है। इस वजह से जो नेटिव्स हैं वो कॉलोनाइज्ड हो रहे हैं, क्योंकि वो साइंस के अकॉर्डिंग या ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कौन साइंस के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार रहा है? फॉरेनर साइंस के अकॉर्डिंग, वाइट पीपल साइंस के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और हम मिथ्स के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि भाई हम कॉलोनाइज्ड हैं, वो कॉलोनाइज़र थे, वो आए, उन्होंने हमें सिविलाइज्ड करना है बस। अब भी इस टाइम पे भी हम यही करते हैं। इस टाइम पे भी हम सोशल मीडिया के ज़रिए इम्पलाइज्ड हुए हैं, ठीक है। हमें लगता है, हमें एड्स दिखाए जाते हैं कोई एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, कोई हेयर्स जो आपके गिरने लगते हैं उसके हमें लगता है ये हमें ठीक कर देंगे। और वो सारे एड्स, वो सारा कौन देता है? वो पब्लिसिटी कौन करवाता है? वो फॉरेन से ही तो, वो वेस्टर्न्स वाले तो हैं, वो कॉलोनाइजर्स तो हैं, जिन्होंने हम आज फिजिकली आज़ाद हैं बट मेंटली स्टिल वी आर इम्पलाइज्ड, वी आर कॉलोनाइज्ड टुडे, ठीक है। और दोनों देखता है कि आजकल के जो लोग हैं वो मोरालिटीज़ में फंसे हुए हैं
जो पावरलेस सब्जेक्टिव है उनका, उसमें कोई पावर नहीं है, लेकिन वो मोरालिटी पे जो हमारे जो पुराने हमारे पुरखों ने जो ईजाद कर दी चीज़ें, वही हमारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो इस चीज़ में अभी तक फंसे हुए हैं। ये है वो सोसाइटी। वो क्या करता है कि इस दुनिया में जो वैल्यू है, फैक्ट्स है, मोरालिटी है, ये निहिलिस्टिक बन चुकी है। किसी भी इंडिविजुअल को, निहिलिस्टिक क्या होता है? जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, जो जानते ही नहीं है कि दुनिया का रूल किसके पास है। वो गॉड को नहीं मानते, वो सिर्फ साइंस को मानते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी खुद की कोई शनाख्त नहीं है, यानी कि वो किसी को भी नहीं मानते। किसी का मज़हब होता है ना, क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियनिटी को भी नहीं मानते, मुस्लिम को नहीं मानते, हिंदुइज्म को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। वो किसको मानते हैं? सिर्फ साइंस को मानते हैं। कोई उनका मज़हब नहीं है। तो वो कहते हैं कि दुनिया निहिलिस्टिक बन चुकी है, इसकी कोई शनाख्त नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है। अब पहले उसे आइडेंटिटी थिंकिंग इंट्रोड्यूस करवा दी, उसके लिए बड़ा फेमस था। अब उसने कल्चरल इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, अब कल्चरल इंडस्ट्री क्या है? मैं इस पूरे को पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको बताती हूँ कल्चरल इंडस्ट्री क्या है। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में, 19th सेंचुरी में लगा लें, 18 में लगा लें, जो काम करने वाला था वो कौन था? वो वर्कर्स होते थे, वह ह्यूमन बींग्स होते थे। ठीक है, तब इंडस्ट्रियल लेवल ये था। अब इंडस्ट्रियल लेवल क्या है? रिप्लेस कर गया है मशीनरी के साथ, फार्मूला के साथ। ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियल लेवल है वो मैकेनिकल बन गया है, फार्मूलिक बन गया, और उन्होंने डोमिनेटिंग शो करवा दिया है किसको? मशीन्स को, फार्मूलाज को, एक्सपीरियंस को। अब जो एक बंदा है पुराने ज़माने में, ठीक है, अगर 19th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी की बात करें, तो मशवरा भी लेना होता था ना, तो मशीर को बुलाया जाता था। ठीक है, या किसी से आने बंदे से मशवरा ले लिया जाता था, बुज़ुर्गों से। लेकिन अब क्या है? मशीनरी उनको रिप्लेस कर गई है, ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर गई है। अब किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कोई आपके जहन में सवाल है, आपने कहना है, इससे पूछना है कि इनू केड़ा आंदा होना है, इसको भी नहीं आता होना, क्या होना है फिर? मैं गूगल कर लूँगा, गूगल को सब पता होगा, गूगल सब जानती है। ठीक है, यानी कि हमने खुद रिप्लेसमेंट कर दी है मशीन्स को, इंसानों पे ज़्यादा डोमिनेशन शो करवा दी है। वो कहती है, दोनों कहता है कि अब मशीन्स की ज़्यादा वैल्यू है। जिसने मशीन बनाई है, जो ह्यूमन बींग्स है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। अब प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक का काम मशीनरी कर रही है। इनपुट से लेकर आउटपुट देने तक का काम मशीनरी कर रही है। इंसान गायब हो गए हैं, इंसानों का कोई काम नहीं है। इंसानों का सिर्फ अब ये काम रह गया है कि मशीन्स को हैंडल करना। सारा काम जो इंसान करते थे, अब किसको सौंप दिया गया है? मशीन्स को, क्योंकि मशीन्स इंसानों से ज़्यादा जल्दी काम कर लेती हैं। इस वजह से जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया है। मार्क्सम इसी पे बात करता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बात करता है। वो कहता है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उन्होंने रोज़गार छीन लिया है मज़दूरों से, मशीनों ने रोज़गार छीन लिया है मज़दूरों से। किस तरह? अब मशीन्स काम करती हैं इंसानों के लिए। इंसान को फारिग कर दिया गया है, इंसान को नकारा समझ लिया गया है। जैसे वो कॉलोनाइजर्स कहते हैं, तुमसे ज़्यादा अच्छी काम तो हमारी ये मशीन कर लेती है, तुमसे ज़्यादा अच्छा तो जवाब गूगल दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमने खुद ही ये सारे जो है ब्लॉक्स बना दिए हैं। हमने जो नेटिव्स हैं, जो वर्कर क्लास थी, उसको सब ह्यूमन एनिमल्स समझ लिया है, और हम खुद को सुपीरियर, हम खुद को गॉड समझने लग गए हैं। हम नहीं बल्कि कॉलोनाइजर्स, क्योंकि वो कहते हैं हमने मशीन से याद की हैं, हम बनाने वाले हैं, हमने ये काम किया है। तो हम क्या हैं? मैन ऑफ द यूनिवर्स हैं, गॉड ऑफ द यूनिवर्स। जो टर्म थी, जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने रिप्लेस कर दी मैन ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि उनको लगता है कि हर चीज़ का इख्तियार अब मैन के पास है। मैन हर चीज़ कर सकता है, मैन रिप्लेसमेंट भी कर सकता है मैन की मशीन्स के साथ। अब रोबोटिक बड़े पर्सन आ गए हैं। अब ह्यूमन बीइंग को फारिग कर दिया गया है होटल्स, रेस्टोरेंट्स में से, क्योंकि वहाँ का काम जो है वो रोबोट संभाल रहे हैं।
ठीक है, ह्यूमन बीइंग को नकारा बना दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि एबिलिटीज़ हैं ही नहीं वर्कर्स में, जो हमारे रोबोट्स में हैं, जो हमारी मशीन्स में हैं। इस वजह से वो इंडस्ट्रियल कल्चरल इंडस्ट्री के बारे में भी बात करता है कि जो ये सोसाइटी है वो उसी की क्रिएशन है, लेकिन उसकी क्रिएशन ने ही सोसाइटी को रिप्लेस कर दिया। अब क्रिएशन आगे है और सोसाइटी पीछे है। अब अगर हम बात करें कि एडोर्नो के वर्क्स कौन कौन से हैं, तो एडोर्नो जो है वो कॉन्टिनेंटल ट्रेडिशन ऑफ फ़िलासफ़ी के नाम मतलब हैसियत से जाना जाता है, क्योंकि उसने फ़िलासफ़ी में बड़ा काम किया है। फिर उसके 3 वॉल्यूम्स जो हैं 23 वॉल्यूम्स उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो कि सिर्फ रेसिज्म पे बात करते हैं, ह्यूमन सफरिंग पे बात करते हैं, ठीक है, जिसमें मॉडर्न मैन की जो है क्वालिटीज़ बताई गई हैं। फिर उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स बताए गए हैं। उसके बाद उसने मेटाफिज़िकल जो पोइट्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उन पे बड़ा काम किया हुआ है। वो एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करता है, वो बाकी फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ीज़ के बारे में भी बात करता है। अब वो क्या करता है कि attain a clear understanding of the workers of any philosopher, one should begin by asking oneself what motivated his or her philosophical labor। वो कहते हैं कि अगर आप एक फ़िलासफ़र हो तो फ़िलासफ़र होने के नाते आपको एक दफ़ा खुद से ज़रूर पूछना चाहिए कि किस चीज़ ने उसको मोटिवेट किया है और कौन सी फ़िलासफ़िकल लेबरहुड है जिसने उसको मोटिवेट किया है, ताकि वो अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट या उसके मतलब उसको सपोर्ट कर सके या उसको अगेंस्ट कर सके। तो ये एक फ़िलासफ़र का काम होता है। अब एडोर्नो जो है हम देखते हैं कि फ़िलासफ़िकल राइटिंग उसने किस तरह अटैम्प्ट की है। एडोर्नो की जो फ़िलासफ़िकल राइटिंग है वो कंसर्न करती है ह्यूमन सफरिंग के साथ, हम पढ़ चुके हैं। वो ह्यूमन की सिविलाइजेशन पे बात करती है। वो अब ये बात करती है कि ह्यूमन की सिविलाइजेशन ने ही ह्यूमन को रिप्रेस किया हुआ है, वही उसकी ऑप्रेस की वजह बन गई, उसी ने सोसाइटी को ऑप्रेस कर दिया है, क्योंकि सिविलाइज होने के चक्रों में कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज्ड बंदे को कॉलोनाइज कर लिया, नेटिव्स को कॉलोनाइज कर लिया, जिसकी वजह से वो कहता है कि सिविलाइजेशन की आड़ में ही ये ऑपरेशन फैली है, डोमिनेशन फैली है, सफरिंग फैली है। और एडोर्नो कंसिडर करता है हिज प्रिंसिपल टास्क टू बी टेस्टिफाइंग द परसिस्टेंस ऑफ सच कंडीशंस एंड देयरबाय एट बेस्ट रिटेनिंग द पॉसिबिलिटी दैट सच कंडीशंस माइट बी चेंज फॉर बेटर। अपनी फ़िलासफ़ी से उसने ऐसी फ़िलासफ़ी जैसे कि कल्चरल थिंकिंग, आइडेंटिटी थिंकिंग और कल्चरल इंडस्ट्री के बारे में जो उसने बात की है, तो वो कहते हैं मैंने इसलिए ये इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि शायद सोसाइटी में कोई बेटर चेंज आ सके। मैंने ऑपरेशन पे, डिप्रेशन पे, डोमिनेशन पे, कैपिटलिज्म पे इसलिए बात की है, इसलिए मैं सोसाइटी को कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने ही वो सारा कुछ खुद किया है ताकि सोसाइटी में चेंज आ सके। जो सेंट्रल टेंशन थी एडोर्नो की वो थी कि लाइफ किस तरह डैमेज हो रही है। अब वो बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी के जितने भी रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, वो किस तरह अलग हैं, सोसाइटी में रहते हुए वो किस तरह अलग हैं, उनके पास बिलीफ नहीं है, वो अननेसेसरली वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सफ़र करने की वजह तो कोई है नहीं, लेकिन ख़ुद ही उन्होंने अपनी शनाख्त खो दी है, इस वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। उनको रिप्लेस कर दिया गया है मशीनरी के साथ, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और एडोर्नो कहता है कि मॉडर्निटी जो है वो उसको बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए अपनी फ़िलासफ़ीज़ को उसने पब्लिश करवाया है, अपनी फ़िलासफ़ीज़ को उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। एडोर्नो की जो फ़िलासफ़ी है वो टिपिकली कंसिडर की जाती है इन्फ्लुएंस करने के लिए। 3 वर्कर्स से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, जिसकी फ़िलासफ़ीज़ उसने जो लिखी हैं वो भी इन्फ्लुएंस करने के लिए सोसाइटी को। हेगल, मार्क्स और नीत्शे हम पढ़ चुके हैं, जिसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च में उसका बड़ा डेवलपमेंट है, उसकी थॉट्स को बहुत ज़्यादा अच्छा समझा गया है, क्योंकि उसने ह्यूमन सफरिंग के बारे में बात की है। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि उनके पास आइडेंटिटी है ही नहीं। मेन वजह यही है कि उनको पता ही नहीं है उनका रीज़न क्या है, उनका मोटिव क्या है। सुनिए।